प्रभात छात्र मित्रों, आज हम हिंदी की नई कविता किताबें इसका अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि है श्री गुलजार जी, जो हिंदी के बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं। तो गुलजार जी इस कविता में क्या कहने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, वह सारी बातें हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। किताबें यह सुनते ही हमारे मन में कई सारे किताबों के चित्र आ जाते हैं। जैसे हम कहानियों की किताबें पढ़ चुके हैं, हम कई सारी कविताओं की किताबें पढ़ते हैं। जानकारी देने वाली किताबें होती है, हमें हंसाने वाली भी किताबें होती है जो चुटकुलों के रूप में आती है। कई सारे सुवचनों की किताबें होती है और ऐसे ज्ञान देने वाली कई सारी किताबें हमने पढ़ी है, पढ़ रहे हैं। तो किताबों के बारे में हम देखते हैं कि हर एक के मन में किताबों के बारे में कुछ ना कुछ भावनाएं होती है। और गुलजार जी के मन में किताबों के बारे में क्या है, वह क्या सोचते हैं, वह क्या समझते हैं, उनकी सारी भावनाएं इस कविता में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम कविता के जो कवि हैं उस कवि का परिचय करेंगे। तो देखो छात्र मित्रों, स्क्रीन पर तुम लोगों को गुलजार जी का चित्र दिखाई दे रहा है, उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये है गुलजार जी है, वह आज भी जीवित हैं। तो गुलजार जी जो है, उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना जेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। आज यह स्थान पाकिस्तान में है। परिचय देखो उनका, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। तो हिंदी फिल्मों में इन्होंने कई सारे गाने लिखे हैं। आज भी उनके गाने कई सारे लोग सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं। मैं बस उनके 2-4 गानों के नाम बता रही हूँ, शायद तुम लोगों ने यह गाने सुने होंगे तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ, ये गाना गुलजार जी ने लिखा हुआ है। तो दिल से यह सिनेमा है, इस सिनेमा में ए अजनबी ज़रा, ये जो गाना है वह उन्होंने लिखा हुआ है। ओमकारा फिल्म का नैना ठग लेंगे, यह गाना उनका लिखा हुआ है। फिर से दिल से सिनेमा का चल छैया छैया गाना सभी ने सुना हुआ होगा, तो वह गाना भी उन्होंने लिखा है। और सदमा पिक्चर का ये ज़िंदगी गले लगा ले, यह गाना भी उन्हीं का लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार रह चुके हैं श्री गुलजार जी। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, चौरस रात ये उनकी लघु कथाएँ प्रसिद्ध है। रावी पार यह कथा संग्रह प्रसिद्ध है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, यह उनके कविता संग्रह प्रसिद्ध है। खराशे कविता और कहानी का कोलाज उनका प्रसिद्ध है। अब हम पद्य संबंधी देखेंगे। हमारी ये जो कविता है, इस कविता के बारे में क्या है वह हम देखेंगे। नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। हमारी ये जो कविता है, ये नई कविता इस विधा में आ जाती है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकें और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखो छात्र मित्रों, हमारी जो ये कविता है, इस कविता में साधारणतः कौन कौन सी बातें दी गई है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। अब किताबें थोड़ी सी पीछे रह गई है। आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर आ गया है, टीवी आ गए हैं, मोबाइल आ गया है और इन कारण किताबें जो है वह मनुष्य से थोड़ी दूर हो गई है और मनुष्य जो है वह किताबें पढ़ने के लिए अब तैयार नहीं रहते या फिर उन्हें वह मज़ा नहीं आता किताबें पढ़ने में। उनकी अरुचि जो है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस कारण किताब और मनुष्य, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह दूरी आजकल बहुत जो है वह बढ़ गई है और उसी के बारे में कविता में लिखा गया है। गुलजार जी कहते हैं जो खुद किताबों के साथ बहुत वक्त उन्होंने बिताया है, लेकिन आज की ये बढ़ती दूरी उनके मन में दर्द पैदा कर जाती है और उसी दर्द को उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखो छात्रों, अब हम कविता की शुरुआत करने वाले हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है।
महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो देखो छात्र मित्रों, कवि जो है वह कवि कहता है कि जब भी मैं किसी अलमारी को देखता हूँ जहाँ पर किताबें रखी हुई है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वह किताबें उन्हें झांक कर देख रही है। वह किताबें क्या कर रही है? कवि की ओर देख रही है, झांक रही है और बड़ी हसरत से उनकी ओर तक रही है। तकना मतलब देखना, हसरत मतलब उम्मीद, कामना, इच्छा। बड़ी इच्छा से, बड़ी उम्मीद से वह कवि की ओर देखती है, झांकती है। मानो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो मुझे यहाँ से निकालेगा, इस बंद अलमारी में मैं कितने दिन पड़ी हुई हूँ, कोई तो मुझे पड़ेगा। तो उस उम्मीद से वह कवि की ओर क्या कर रही है? झांक रही है। और ये ऐसा किसे लग रहा है? कवि को लग रहा है। कवि कहता है कि महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे जो कवि है गुलजार जी, वह हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार है, नाटककार है, फिल्म निर्देशक है, पटकथा लेखक है। तो सोचो कि उन्होंने कितनी सारी किताबें पढ़ी होंगी, उनका किताबों के साथ कितना गहरा रिश्ता रहा होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वह ऐसा समझते हैं कि अब जो है कई दिन हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं कि मैंने किताबें पढ़ी नहीं हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, तो बहुत सारे काम जो है वह फटाफट करने के चक्कर में हम कंप्यूटर पर ही कर देते हैं। किताबें जो है वह हमसे अब दूर हो गई है। तो इस बात का दर्द उन्हें भी है, क्योंकि उनके भी जीवन में जो किताबें थी उनका स्थान थोड़ा सा हट गया है कंप्यूटर के आने के कारण। तो उन्हें ऐसा लगता है, वह ऐसा समझ रहे हैं, उनके ऐसा महसूस होता है कि जो शामें मैंने किताबों के साथ काटी थी, जो समय मैंने किताबों के साथ बिताया था, वह समय अब नहीं रहा। अब मेरा और किताबों के मुलाकातें जो है कम हो रही है। महीने हो जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, फिर भी हम लोगों की मतलब किताबें और मेरी मुलाकातें नहीं होती। क्यों? अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। जो शाम में पहले क्या करता था, किताबों के साथ बिताता था, वही शाम अब मेरी कहाँ गुजर जाती है? कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर जाती है। क्योंकि मैं अब वह समय जो है वह कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करता हूँ या पढ़ता हूँ, या मेरी कोई कविता है वह लिखता हूँ। जो कुछ है मैं कंप्यूटर के पर्दों पर करता हूँ, कंप्यूटर पर करता हूँ। और इस कारण किताबें जो है वह मुझसे थोड़ी सी दूर हो गई है। इस बात का अनुभव वह खुद करते हैं और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये किताबें बंद अलमारी से मेरी ओर झांक रही है, तक रही है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अब देखो, कवि को ऐसा लगता है कि किताबें न पढ़ने के कारण किताबें बड़ी बेचैन रहती है कि कोई उनकी ओर देखता नहीं है, कोई उन्हें समझ नहीं रहा है, कोई उन्हें पढ़ नहीं रहा है। जो उनका स्थान था वह स्थान अब नहीं रहा है और इस कारण बड़ी बेचैनी उन किताबों को महसूस होती है। और इसी बेचैनी के कारण रात में नींद में चलने की आदत भी उन्हें हो गई है। इसका अर्थ यह है कि कवि के सपनों में भी किताबें आने लगी हैं। वह कवि खुद बेचैन हैं क्योंकि वह किताबों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। उनका सारा समय जो है वह कंप्यूटर पर गुजर रहा है, इसलिए वह खुद बेचैन हैं और इसी कारण उनके सपने में भी ये किताबें आने लगी है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। तो देखो, कवि जो है, कवि हमसे कहना चाहता है कदरें मतलब मूल्य, मायने, किसी चीज़ को दिया हुआ महत्व। एक ज़माना था, उस ज़माने में किताबों के माध्यम से हमने कई सारे मूल्य, कई सारे मायने, महत्व जो थे, महत्व लोगों को समझाया था। जैसे अपनापन है, दूसरों को मदद करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। ये सारी बातें और कई सारे ऐसे मूल्य हम किताबें पढ़ते पढ़ते सीखते थे। और वह जो मूल्य है
वह मूल्य आजकल हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं भी हम क्या नहीं पा रहे हैं, उन मूल्यों को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये मूल्य आजकल हमें किसी भी घर में दिखाई नहीं देते या किसी भी घर में हमें महसूस नहीं होते। क्यों? क्योंकि आज क्या हो गया है, किताबें हमसे दूर हो गई है। जैसे ही ये किताबें हमसे दूर हो गई है, वैसे ही ये मूल्य भी हमसे कई दूर होते नज़र आते हैं। तो कवि वही कहना चाहता है कि जो कदरें वो सुनाती थी, किताबें जो कदरें हमें सुनाती थी, जो मूल्य हमें बताती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो मूल्य हमारे जीवन में कभी ख़त्म नहीं होने वाले थे, वह मूल्य आजकल हमारे घर में दिखाई नहीं देते। जो रिश्ते वो सुनाती थी। आगे की पंक्तियाँ देखो बच्चों। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते वह सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। देखो बच्चों, हमारे इन किताबों की स्थिति कैसे हो गई है, इसके बारे में कवि यहाँ पर लिख रहा है कि कविता के माध्यम से जो रिश्ते हमें बताए जाते थे, जो अपनापन था, जो रिश्ते बनते थे, वह सारे रिश्ते आजकल क्या हो गए हैं, उधड़ गए हैं। उधड़ना मतलब टूट जाना। जैसे किसी कपड़े की सिलाई जो है वो उधड़ जाती है और वह कपड़ा जो है वह अलग अलग हो जाता है, उसी तरह आज की स्थिति हो गई है। मनुष्य ने अपने जीवन में किताबें जो है वह किताबों का महत्व कम कर दिया है। किताबों का महत्व कम हो जाने से हम मायने भूल गए हैं, महत्व भूल गए हैं, कदरें भूल गए हैं। और इसी कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं, वह रिश्ते नाते भी सभी जगह से उधड़ रहे हैं। और फिर कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। जब भी हम किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ते समय अगर कोई पन्ना पलटा जाता है, सफ़ा मतलब पन्ना, तो पन्ना पलटते ही मानो जैसे किताबों से वह सिसकी निकल रही है, किताबें रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि हमने किताबों का महत्व कम कर दिया है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। किताबों में जो शब्द दिए जाते हैं, जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं, हर एक शब्द का अलग अलग महत्व होता है। हर एक शब्द का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है। तो वह अर्थ ही आजकल लोगों को समझ नहीं आ रहा है या लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो किताबों से दूर हो गए हैं, है कि नहीं? तो किताबों को इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है कि जिन शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है उनके जीवन में, वही शब्द जो है वह आजकल लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, या लोग उनका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, उनका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए कवि जो है वह किताबों के माध्यम से लिख रहा है कि जब भी कोई सफ़ा पलटता है, जब भी कोई पन्ना पलटता है, तो एक सिसकी जो है वह रोने का स्वर जो है वह बाहर आ रहा है। किताबें रो रही है, उनके शब्द जो है वह, उन शब्दों के अर्थ जो है उनका कोई महत्व आज नहीं रहा है। बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते वह सारे अल्फाज। वह अल्फाज कैसे दिखाई देते हैं, या वह शब्द कैसे दिखाई देते हैं कि मानो कोई सूखा हुआ ढूंढ हो। जिस पेड़ पर किसी भी प्रकार की पत्तियाँ या फूल नहीं आते, जो पेड़ कैसा दिखाई देता है कि नहीं? उसी तरह से वह शब्द आजकल बन गए हैं, क्योंकि वह शब्दों के वह मायने, वह महत्व जो है वह सारे लोग भूल गए हैं। और ऐसा लगता है कि अब उन पर किसी भी तरह के नए शब्द जो है, उन शब्दों का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कोई शब्द नया जो है वह शब्द यहाँ पर नहीं मिलेगा, या उस शब्द का महत्व लोग नहीं समझेंगे। आगे की पंक्तियाँ देखो छात्रों। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दों पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। तो देखो बच्चों, कवि यहाँ पर हमें कहना चाहता है कि जुबां पर जो जायका, जायका मतलब क्या? स्वाद, एक प्रकार के हमारी ज़बान पर आने वाला स्वाद। जैसे हम मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, हमारी ज़ुबान पर वह स्वाद आ जाता है। उसी तरह का स्वाद जो है वो पढ़ते समय भी हमारे ज़ुबान पे तैयार हो जाता है। जो बहुत प्यार से, बहुत लगन से किताबें पढ़ते हैं, उन्हें यह हमेशा अनुभव आता है कि ज़ुबान पर या उनके मुंह में ऐसा स्वाद जो है अचानक से तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह किताब पढ़ते समय उस किताब के साथ इतने एक हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, इस बात के लिए वह बार बार सफ़े पलटते जाते हैं, पन्ने पलटते जाते हैं, वह किताब पढ़ते जाते हैं।
तब उनके मन में यह स्वाद जो है वह स्वाद तैयार हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर कवि जो है वह कवि अपने शब्दों के माध्यम से कह रहा है कि जुबान पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। मतलब किताब पढ़ने से जो स्वाद तैयार हो जाता था, किताब पढ़ने से जो जायका आता था, वह अब कंप्यूटर पर क्लिक करने से नहीं आता। यह कवि यहाँ पर बताना चाहता है कि कंप्यूटर पर स्लिप क्लिक करो, क्लिक करने से दूसरा पन्ना तुरंत आ जाता है, और क्लिक करो 3-4 पन्ने, तुरंत हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो वह जो स्वाद था वह स्वाद यहाँ क्लिक करने से नहीं आता। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दों पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कवि कहता है कि पर्दों पर मतलब यहाँ पर कंप्यूटर का जो पर्दा है, कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर पर हमें जो चाहिए वह हम पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कई सारी बातें, कई सारा ज्ञान तुम वहाँ पर पा सकते हो। लेकिन जो किताबों से एक अपनेपन की भावना थी, या किताबों से जो नज़दीक का संबंध था, या जो किताबों से संपर्क था, वह संपर्क हमारा कंप्यूटर जैसा नहीं रहता। वह संपर्क शायद कहीं पर कट गया है, ऐसा कवि को यहाँ पर महसूस होता है। पर्दों पर आगे बढ़ने का मज़ा यहाँ पर किताबों की तरह नहीं आता। किताबों से एक अपना ही रिश्ता हो जाता है कि नहीं। तो वह रिश्ता, वह संपर्क, वह संबंध कहीं पर कट गया है, ऐसा कवि यहाँ पर कहता है। अब देखो आगे की पंक्तियाँ देखो। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जब किताबें पढ़े जाते थे, किताबों को पढ़ा जाता था, तो किताबें पढ़ने के कई सारे तरीके थे। आज भी हम देखते हैं कि किताबों को कई सारे तरीके से पढ़ा जाता है। कोई बैठकर पढ़ता है, कोई गानों को सुनते हुए पढ़ता है, कोई लेटे लेटे हुए पढ़ता है, कोई छाती पर रख लेता है किताबें, कई अपने मुंह पर भी रख लेते हैं किताबें। तो किताबें पढ़ने का कई सारे तरीके हैं कि नहीं। हम देखते हैं आजकल बच्चों को किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो जब भी अपने माँ बाप यहाँ वहाँ होते हैं तो हम उनके सामने तो किताबें ले लेते हैं, और जैसे ही वह हमसे दूर हो जाएं हम उन्हीं किताबों को मुंह पर रख लेते हैं और सो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये मजाक की बात हुई। यहाँ पर कवि हमें कहना चाहता है कि कभी किताबों को सीने पर रख कर लेट जाते थे। किताबें जब पढ़ते थे तो पढ़ते समय कभी कभी उस किताबों को सीने से लगाया जाता था। मतलब सीने से लगाना यहाँ पर कितना अपनापन होता है कि नहीं। तो वह अपनापन यहाँ पर दिखाई देता है। कभी गोदी में लेते थे, जैसे हम छोटे बच्चों को बड़े प्यार से गोदी में लेकर उसे खिलाते हैं, खेलते हैं उसके साथ, तो उसी तरह से किताबों को भी गोदी में लिया जाता था, पढ़ा जाता था, उनसे भी उतना ही प्यार किया जाता था। कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। अब देखो, बहुत सारे छात्रों को घर में रियल होगा। रियल मतलब क्या, तो हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं, हमारी जो पवित्र किताबें होती है, उन किताबों को पढ़ते समय हम उन्हें ज़मीन पर नहीं रखते। तो उस किताबों को, धर्म ग्रंथों को रखने के लिए एक लकड़ी का साधन बनाया जाता है जिसे ठावनी कहते हैं। तो यह ठावनी जो है कई सारे घर में होती है, लकड़ी की होती है। तो उस ठावनी में रखकर हम क्या करते हैं, उन धर्म ग्रंथों को, इन किताबों को, उन पवित्र किताबों को पढ़ा जाता था। तो उसी तरह की अपने घुटनों की स्थिति जो है वो उसी तरह से बनाकर क्या करते थे, उस पर किताबें रखकर नीम सजदे में झुककर उन किताबों को क्या किया जाता था, पढ़ा जाता है। मतलब हमें ज्ञान पाना है तो झुकना सीखना चाहिए। यह भी बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर तुम्हें ज्ञान पाना है तो झुकना सीखो। तो उसी तरह से यहाँ पर झुककर इन किताबों को पढ़ा जाता था। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। किताबों को पढ़ा भी जाता था और उन्हें माथे से लगाया भी जाता था, उन्हें पूजा भी जाता था। वो सारी बातें जो है वो किताबों के साथ की जाती थी। मतलब देखो, किताबें हमें कई सारी बातें सिखाती है। वह अपनापन जताती है, वह प्यार से हमारे साथ रहती है, वह हमें ज्ञान देती है, और वह हमें क्या करती है, हमारी कई सारी अच्छी बात।
कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अब देखो, किताबें पढ़ने के कई सारे तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। तो किताबें पढ़ते समय मनुष्य किस तरह से किताबें पढ़ता है या पढ़ा करता था, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आजकल हम देखते हैं तो बच्चे कैसे किताबें पढ़ते हैं, हम देखते हैं कोई बैठकर किताबें पढ़ता है, तुम इस तस्वीर में देख रहे हो। कई चलते चलते भी किताबें पढ़ता है, कई सारे लोग बस में किताबें पढ़ते हैं, कई सारे लोग घर में लेटे लेटे किताबें पढ़ते हैं, कई लोगों को कुर्सी में बैठकर किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है किताबें पढ़ने की, है कि नहीं। तो यहाँ पर कवि हमें बताता है कि कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे किताबें पढ़ते समय, कभी हम उन किताबों को क्या करते थे, सीने से लगाते थे। अब सीने से लगाना मतलब देखो कितना अपनापन है, ये हम अपनों को सीने से लगाते हैं, तो वहाँ पर किताबों को भी सीने से लगाया जाता था, मतलब वो कितने हमें प्रिय थे। कभी गोदी में लेते थे, किताबों को हम गोदी में लेकर पढ़ते थे, जैसे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर खिलाया जाता है, खेला जाता है उनसे, है कि नहीं। उसी तरह से हम किताबों को भी क्या करते थे, गोदी में लेते थे। मतलब सोचो कि हम उन किताबों से कितना प्यार करते थे। कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। अब और एक प्रकार है कि रियल मतलब क्या, ठावनी मतलब क्या, जिस पर हम क्या करते हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ जो है वह रखते हैं। कई सारे छात्रों के घर में यह ठावनी होगी। अगर हम अपने घर में पूजा घर में जाएं तो वहाँ पर हमारे कई सारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, देवी देवताओं की किताबें होती है, तो उनको मम्मी इस तरह से कोने में नहीं रखती। जब भी उनको रखती है तो वह एक रियल होती है, उस रियल में वह क्या करती, रखती है। जब भी पढ़नी होती है तो उस रियल में रखकर वह किताबें पढ़ी जाती हैं। तो कवि यहाँ पर ऐसा कहता है कि कभी कभी हम अपने घुटनों को रियल की सूरत बना देते हैं, मतलब अपने घुटने जो है वह रियल की तरह बनाते हैं और उसमें किताबें रखकर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ते समय हम क्या करते हैं, झुकते भी हैं। जब भी हम इस तरह की किताबें पढ़ते हैं तो झुकते हैं। यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि अगर तुम्हें ज्ञान पाना हो तो झुकना चाहिए, नम्र होना चाहिए, वह भी बात यहाँ पर आ जाती है। तो किताबें पढ़ते समय हमें झुककर भी किताबें पढ़नी होती है। और छूते थे जबी से, और उन्हीं किताबों को हम क्या करते थे, माथे से लगाते थे, है कि नहीं। तो उन किताबों का इतना महत्व हमारे जीवन में था। वह सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म मतलब क्या, इल्म का अर्थ है ज्ञान। तो वह सारा ज्ञान जो है, जो किताबों के माध्यम से हमने पाया है, जो किताबों के माध्यम से हम पा रहे हैं, हमें मिल रहा है, वह सारा ज्ञान आइंदा भी मिलता रहेगा। मतलब हमारा कंप्यूटर का युग आ गया है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, तो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वह सारा ज्ञान हम पा सकते हैं। ऐसा कौन कहता है, कवि। ओके। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वह शायद अब नहीं होंगे। तो कविता के आखिरी यहाँ पर पंक्तियों में कवि कुछ बातें हमें बता रहा है कि हमें ज्ञान तो कंप्यूटर के माध्यम से भी मिल जाएगा, किताबों के माध्यम से तो मिलता ही है, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से भी, मोबाइल के माध्यम से, मतलब आधुनिक तरीके से भी ज्ञान हम पा सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि किताबों के माध्यम से कभी कभी जो सूखे फूल और महके हुए रुक्के का अर्थ है चिट्ठी, संदेश, छोटी सी पर्ची होती है जिस पर कुछ संदेश लिखा हुआ होता है। यहाँ पर कभी थोड़ा सा हम क्या कहेंगे कि रोमांटिक हो रहा है कि कवि क्या कहता है कि हाँ, तुम्हें ज्ञान तो कंप्यूटर से ही मिल जाएगा, लेकिन ऐसे किसी ने भेजा हुआ फूल हो या किसी ने भेजा हुआ संदेश हो, वह तो किताबों में रख कर ही दिया जाता है कि नहीं। पुरानी फिल्मों में, सिनेमा में हम ये देख चुके हैं कि कई सारे फूल जो है वो किताबों में रखकर एक दूसरे को दिए जाते हैं। कई सारी चिट्ठियाँ जो है, छोटे छोटे पत्र जो है वो किताबों में रखकर क्या किए जाते हैं, एक दूसरे को दिए जाते हैं। तो वह अब नहीं होगा, ऐसा कवि को लगता है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा।
हम कई सारे हिंदी फिल्मों में देख चुके हैं कि हीरो हीरोइन से टकरा जाता है, फिर दोनों के हाथों से किताबें गिर जाती है और किताबें गिरी हुई किताबें उठाते उठाते वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और उनके वहाँ से उनका प्यारा सा रिश्ता वहाँ पर तैयार हो जाता है और वह ज़िंदगी भर का होता है। तो ये जो रिश्ते बनते हैं वह रिश्ते शायद अब नहीं होंगे, ऐसा कवि को यहाँ पर लगता है। तो किताबें न होने से कारण इतना कुछ होगा, किताबों का महत्व क्या है, ये हमने इस कविता के माध्यम से समझा है। मित्रों, हमने इस कविता में किताबों के बारे में कवि क्या चाहता है या कवि के मन में क्या है, किताबें क्या सोचती है, तो वह सारी बातें हमने इस कविता के माध्यम से समझ ली है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को यह सारी कविता जो है वह ठीक से समझ में आ गई होगी। ठीक है।